Hello students, welcome you to the online class of social science. Today we are going to do the revision of the chapter that we completed in the previous video. We are going to start the revision of this chapter, the French Revolution. Let's start from the basic concepts through a flow chart. क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कैसे हुआ फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच समाज था वो कैसे बटा हुआ था। द सोसाइटी ऑफ विशिष्ट वाज ए पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम, बॉन्डेड लेबरर्स एट्सेट्रा। जो सोसाइटी थी स्टेट्स की वो फ्यूडल सिस्टम का हिस्सा थी, बॉन्डेड लेबरर्स का हिस्सा थी, यानी यहाँ बॉन्डेड लेबरर्स रखे जाते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे अपने अंडर स्लेव्स बनाकर रखते थे, बॉन्डेड लेबरर्स बनाकर रखते थे। और द टर्म ओल्ड रेजाइम यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। ये जो ओल्ड रेजाइम टर्म यूज़ की गई है, इसका यूज़ जो सोसाइटी का वर्णन करने के लिए किया गया है, या इंस्टीट्यूशन जो थे 1789 से पहले के, उनका वर्णन करने के लिए किया गया है। तो जो सोसाइटी थी वो किस तरह से बटी हुई थी। देयर वर 3 सोसाइटीज स्टेट्स, देयर वर 3 स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट, people belong to clergy, they enjoyed privileges by birth. And in the second state, people belong to nobility, noblemen belong to this state, and they also enjoyed privileges by birth. They enjoyed feudal privileges also. And in the third stage, people belonging to big businessmen, merchants, court officials, lawyers, etc., and peasants and artisans, and small peasants, landless laborers and servants. Peasants were forced to provide service to the lord, to work in his fields and houses, and serve in army and participate in building roads etc. यानी जो किसान लोग थे उन्हें मजबूर किया जाता था, जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, कि वो अपने जो लॉर्ड्स हैं, मालिक हैं, उनकी सेवाएं प्रदान करें। कैसी सेवाएं प्रदान करें? उनके खेतों में काम करें, उनके घरों में काम करें, और आर्मी में भी काम करें, और ज़रूरत पड़ने पर वो सड़कों का भी निर्माण करने में अपना योगदान दें या सेवाएं दें। तो जो और किस तरह की चर्च किस तरह का एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती थी। डायरेक्ट टैक्स, टेले वाज ए डायरेक्ट टैक्स। टेले जो था वो एक डायरेक्ट टैक्स था। और चर्च जो है क्या करती थी, चर्च शेयर ऑफ टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स लाइक सॉल्ट एंड टोबैको कॉल्ड टिथेस। जो कैसे चर्च का जो शेयर होता था टैक्सेस का, किसानों से लिया जाता था, सॉल्ट एंड टोबैको के उसे टिथेस कहा जाता था। तो उसके बाद है ग्रोइंग मिडिल क्लास। किस तरह से मिडिल क्लास ग्रो हुई उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। द 18th century witnessed the emergence of social groups termed as middle class, जिसे मिडिल क्लास कहा जाता था। ये हमने डिटेल में भी पढ़ा था पिछली वीडियो में, कि जो 18th सेंचुरी थी इसमें बहुत सारे सोशल ग्रुप्स बनकर सामने आए, मिडिल क्लास का रूप लिया इसने। दे अर्नड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स लाइक सिल्क एंड वुलन टेक्सटाइल्स। ये अपना पैसा कहाँ से कमा रहे थे? ये व्यापार करते थे, और जो वस्तुएं जैसे सिल्क और वुडन टेक्सटाइल्स का ये व्यापार करते थे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे। और दे वर आल्सो प्रोफेशंस इन द ग्रुप्स लाइक लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स का काम भी ये करते थे। ये जो मिडिल क्लास थी इनमें कौन से लोग शामिल थे? जो इनका प्रोफेशन था, कोई वकील थे तो कोई प्रशासनिक अधिकारी थे। तो इसमें दे ऑल बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ प्रिविलेज ऑन मेरिट एंड नॉट ऑन बर्थ। इनका विचार था, ये मानते थे कि जो प्रिविलेज दी जानी चाहिए उन्हें गुणों के आधार पर दी जानी चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर दिया जाना चाहिए। तो ये दीज आइडियाज़ वर बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो इन्होंने मांग की कि जो आज़ादी है या समान कानून है या समान अवसर हैं समाज के अंदर, उन्हें भी मिलने चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, उन्हें भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, समाज सबको समानता से देखना चाहिए, समाज में सबके साथ समानता से व्यवहार किया जाना चाहिए, किसी को बर्थ के द्वारा प्रिविलेजेस नहीं दी जानी चाहिए। और टैक्स का जो अधिकार है, टैक्स जो लिया जाता है
वो सब स्टेट्स को बराबर से देना चाहिए। तो दीज आइडियाज़ वर हाईलाइटेड बाय फिलोसफर्स लाइक, मैंने आपको 3 फिलोसफर्स के नाम बताए थे, तो कौन से फिलोसफर्स ने इन विचारों को हाईलाइट किया अपनी किताबों के माध्यम से? तो जॉन लॉकी की बात करें, इन हिज बुक टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट, विच बुक वाज रिटन बाय जॉन लॉकी? टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉकी ने लिखी थी। जीन जैकस रूसो ने अपनी किताब के अंदर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की किताब लिखी थी, उन्होंने इसमें इक्वालिटी की बात की थी। और मॉन्टेस्क्यू जो थे, उन्होंने किताब लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज was written by Montesquieu, and the social contract was written by Jean Jacques Rousseau, and the two treatises of government was written by John Locke. So these were the 3 main philosophers of that time. They highlighted the ideas of equality and freedom in their books. तो किस तरह से रेवोल्यूशंस हुआ, बिगिनिंग कैसे हुई रेवोल्यूशंस की? तो इन 1789 लुइस 16 ने एक असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल बुलाई टू पास प्रपोजल फॉर द न्यू टैक्सेस, कि नए टैक्स लगाने हैं। उन टैक्स को लगाने के लिए जो राजा लुइस 16 थे, उन्होंने जो स्टेट्स की मीटिंग बुलाई, तीनों स्टेट्स की मीटिंग बुलाई और नए टैक्स का प्रपोजल रखने के लिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स के जो ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रत्येक ने अपने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर, जो एक दूसरे के सामने वाले रोज में बैठ गए। और 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स हैड टू स्टैंड एट द बैक। तो जो 600 मेंबर्स थे थर्ड स्टेट्स के, उन्हें पीछे ही खड़े रहना पड़ा। और इसमें जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। किसानों को, आर्टिसंस को और औरतों को इस असेंबली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई, मना कर दिया गया, उनके प्रवेश पर मनाही कर दी गई। In the past, voting was conducted on the notion that each state as a whole had one vote. पहले क्या होता था कि वोटिंग जो होती थी कि प्रत्येक स्टेट को एक ही वोट का अधिकार होगा, बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट ईच इंडिविजुअल शुड बी गिवन अ राइट टू वोट। लेकिन जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने मांग की कि प्रत्येक जो इंडिविजुअल है उन्हें वोट का अधिकार होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बाय रूसो रिटन इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो रूसो ने भी अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक इक्वालिटी की बात की थी उसमें। तो व्हेन द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय द किंग, लेकिन राजा ने उनके इस प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया, मनाही कर दी कि मैं आपके इस जो प्रपोजल है उसको स्वीकार नहीं करता। और जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, फिर वो उस असेंबली से वॉकड आउट करके बाहर चले गए। और द थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली। तो जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया एंड ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। और उन्होंने फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, विच लिमिटेड द पावर ऑफ द मोनार्क, जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया था, जो मोनार्क की, राजा की जो शक्तियाँ थी उनको सीमित कर दिया था। देयर वॉज एन आउटब्रेक ऑन द स्ट्रीट्स वेयर क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स आफ्टर स्पेंडिंग आज इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी। तो मैंने आपको बताया था कि उस समय जो है बैड हार्वेस्ट हुई, लॉन्ग विंटर के कारण और सीवियर विंटर के कारण फसलें भी खराब होगी, और शॉर्टेज ऑफ फूड होने के कारण जो औरतें थी उन्हें क्या करना पड़ता था, दुकानों पर, बेकरी की दुकानों पर लंबी लाइनों में घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। और क्रोधित होकर उन्होंने इस पर भी हमला बोल दिया, स्टॉर्म कर दिया। और उसी समय लुइस 16 जो था, आफ्टर फेसिंग द रेवोल्यूशन रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स रेगनाइज द नेशनल असेंबली। जब लुइस 16 ने इन हर जगह विरोध प्रदर्शन होते देखे, क्रांतियाँ होती देखी, तो उसने नेशनल असेंबली को स्वीकार कर लिया एंड आल्सो एक्सेप्टेड दैट हिज पावर्स वुड बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसने इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनकी जो पावर्स हैं, उसे संविधान के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। तो क्या हुआ था, ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास ए डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस। तो 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक डिक्री क्या पास किया, डिक्री पास किया, और उसमें कह दिया गया कि जो फ्यूडल सिस्टम को जो
जो सुविधाएं मिलती थी उनसे उनको मना कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, उनकी जो प्रिविलेजेस जो दी जाती थी, और मोनार्की सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया गया। इस तरह से फ्रांस जो है क्या बन जाता है, एक रिपब्लिक बन जाता है। कैसे? एक जो रिपब्लिक होती है इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो अभी आपको बता दूं, रिपब्लिक क्या होता है कि इस प्रकार की सरकार होती है जहां पर लोग जो है अपनी गवर्नमेंट को, इवन जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसको खुद चुनते हैं। इवन दो लुइस 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यद्यपि क्या किया था कि जो लुइस 16 थे उसने संविधान को साइन कर दिया था, ही एंटर्ड, लेकिन वो गुप्त रूप से क्या कर रहा था, नेगोशिएशंस कर रहा था किंग ऑफ प्रुशिया के साथ, प्रुशिया के जो राजा थे उनके साथ समझौता कर रहा था, युद्ध करने की तैयारी कर रहा था। तो इसकी भनक जो है नेशनल असेंबली को पहले ही लग गई थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, घोषित कर दिया कि युद्ध घोषित कर दिया नेशनल असेंबली ने, किसके खिलाफ, प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया के राजा के खिलाफ, अप्रैल 1792 में। तो क्या हुआ था उसके बाद, एज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू ए रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ए लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन शुड कंटिन्यू। क्योंकि ये जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये केवल रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को ही पॉलिटिकल राइट्स दे रहा था। पॉलिटिकल राइट्स दिए मिलने के कारण बहुत सारे जो पॉपुलेशन का जो हिस्सा था वो ये चाहता था कि रेवोल्यूशन को कंटिन्यू ही किया जाए, क्योंकि उनको उनके जो बेसिक अधिकार थे वो नहीं मिले थे। और जो पीपल स्टार्टेड फॉर्मिंग पॉलिटिकल क्लब्स टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स, तो लोगों ने क्या करने शुरू कर दिए, राजनीतिक क्लब बनाने शुरू कर दिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनानी को डिस्कस करने और प्लान करने के लिए ये सब कुछ शुरू कर दिया। और मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज ऑफ द जैकोबिन्स, उनमें से सबसे सफल जो क्लब रहा था वो जैकोबिन्स था। जो मेंबर थे जैकोबिन क्लब के वो मेनली किससे बिलोंग करते थे, लेस प्रॉस्पिरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे, जिसमें शॉपकीपर्स, आर्टिसंस एंड वर्कर्स शामिल थे। इनका जो मुखिया था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। और जो जैकोबिन्स थे इन्हें किस नाम से जाना जाता था, सेंस क्लोटुक्स के नाम से जाना जाता था। सेंस क्लोटुक्स का जो लिटरेरी मीनिंग है वो क्या है, दोज विदाउट नी ब्रेचेस, जो लोग नी ब्रेचेस विदाउट नी ब्रेचेस हैं उनको, क्योंकि ये क्या पहनते थे, ये पहनते थे ट्राउजर्स, स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनते थे। तो इसका मतलब सेंस क्लोटस का मतलब क्या था, दोज विदाउट नी ब्रेचेस। और अगस्त 1792 के अंदर 1792 में जो जैकोबिन्स थे उन्होंने पैलेस ऑफ टुलरिस पर के अंदर हमला कर दिया और राजा को होस्टेस बना दिया। और बाद में क्या कर दिया, असेंबली ने वोट किया कि रॉयल फैमिली को इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाए, कैद कर दिया जाए। और बाद में इलेक्शंस हुए और न्यूली इलेक्टेड जो असेंबली थी उसे किस नाम से, कन्वेंशन के नाम से जाना जाता था। तो और बाद में इसको क्या कर दिया था, इनको सज़ा दे दी गई थी, किंग्स को और रानी को भी। उसके बाद आते हैं हम किस तरह से रेन ऑफ टेरर, किस एरिया को, किस टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। दिस पीरियड इज नोन एज द रेन ऑफ टेरर। अंत का शासक किसे कहा गया है, कौन सी अवधि को, 1793 से 1794 को रेन ऑफ टेरर का नाम दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि रोबेस्पियर जो था, जो लीडर था जैकोबिन का, उसने सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट का सहारा लिया था। उसने ऐसी पॉलिसी अपनाई थी कि वो कठोर दंड देता था, कठोर नियंत्रण रखता था अपने शासन के लिए, और जो उसके विरुद्ध जाते थे उनको कठोर सजा दिया करता था। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, और देवर क्या कर दिए जाते थे, ग्लोटाइन कर दिए जाते थे। ये ग्लोटाइन जो मैंने आपको बताया था, डॉक्टर ग्लोटिन ने इसे इन्वेंट किया था। ये एक डिवाइस था कंसिस्टिंग ऑफ 2 ब्लेड्स होते थे, पोल्स होते थे, और एक ब्लेड होता था जिसमें एक पर्सन को क्या कर दिया जाता था, ए पर्सन इज बिहेडेड, यानी उसे उसका सर कलम कर दिया जाता था, सर काट दिया जाता था। लॉज वर इंट्रोड्यूस इन प्लेसिंग मैक्सिमम सेलिंग ऑन द वेजेस ऑफ प्राइसेस बाय रोबेस्पियर गवर्नमेंट। क्या कानून बनाए गए थे कि मैक्सिमम सेलिंग की जाएगी वेजेस के ऊपर, प्राइसेस, ये किसने किया था, रोबेस्पियर गवर्नमेंट ने किया था तय। रोबेस्पियर ने अपनी पॉलिसीज को और निर्दयता तरीके से आगे बढ़ाया, और क्या कहते हुए कि बिगन, और इवन जो उसके सपोर्टर्स थे उन्होंने भी क्या करने की कोशिश कर दी, जब देखा कि कितनी क्रुएलिटी कर रहा है तो उसका विरोध करने लगे उसके सपोर्टर भी। वो चाहते थे, मॉडरेशन चाहते थे। तो ही वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794। एंड में क्या हुआ कि उसे भी जो कोर्ट था उसे दोषी करार दिया गया 1794 में, और अरेस्ट कर दिया गया, और उसे ही क्या कर दिया गया, जो उसने इन्वेंट किया था ग्लूटाइंड वाला सिस्टम, ग्लूटाइंड, इसे भी क्या कर दिया गया था, बिहेडेड कर दिया गया था। तो उसके बाद आता है डायरेक्टरी रूल्स। आफ्टर द फॉल ऑफ द जैकोबिन
गवर्नमेंट द वेल्दियर मिडिल क्लास टुक ओवर द पावर। तो उसके बाद जैकोबिन गवर्नमेंट के बाद जो वेल्दियर पीपल थे मिडिल क्लास के, उन्होंने शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया, शासन पर अपना कंट्रोल कर लिया, और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें वोटिंग राइट किसको दिए गए थे, डिनाइड द वोटिंग राइट टू दोज हु डिड नॉट ऑन प्रॉपर्टी, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोटिंग राइट से मना किया गया था। तो इट गेव वे टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो दो तरह के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते थे। फिर ये क्या करते थे, एक डायरेक्टरी अपॉइंट करते थे, एक एग्जीक्यूटिव जिसमें 5 मेंबर्स होते थे, और ये क्या करते थे, दिस प्रोवाइडेड ए सेफ गार्ड अगेंस्ट एनी वन डिमांडिंग डोमिनेटिंग द पावर। तो ये किसके लिए था, दिस प्रोवाइडेड ए सेफ गार्ड, किसके खिलाफ, एक जो व्यक्ति डोमिनेट कर रहा होगा पावर उसको क्या करने के लिए, दिस प्रोवाइडेड ए सेफ गार्ड प्रोवाइड करता था उसके खिलाफ जो डोमिनेट कर रहा था पावर के ऊपर। तो डायरेक्टर्स जो थे अक्सर आपस में लड़ते रहते थे, और इसकी पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी के होने कारण इसका फ़ायदा उठाते हुए राइज हुआ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट का। तो नेपोलियन बोनापार्ट शासन में आते हैं। उसके बाद एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये भी स्लेव ट्रेड जो था 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था। स्लेव ट्रेड मैंने बताया था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हुआ करता था, तो यूरोप, अफ्रीका और यूएसए के बीच में। तो द मर्चेंट्स जो थे कहाँ से, पोर्ट्स थे बोर्डिक्स एंड नेंटेस से अफ्रीकन कोस्ट पर जाते थे, जहाँ से वो लोकल चिफ्टियन से स्लेव्स खरीदते थे, और वे कहाँ भेज देते थे उनको, प्लांटेशन ओनर्स को भेज देते थे। और एक्सप्लोटेशन होता था स्लेव लेबर का, मतलब किसके लिए, जो बढ़ती हुई मांग थी यूरोपियन एरिया के अंदर शुगर की, कॉफ़ी की और इंडिगो की, तो उसको पूरा करने के लिए ये स्लेव्स से बहुत अन्याय करते थे और उनसे ज़्यादा काम लेते थे। बोर्डियस एंड नेंटेस वर द मेजर पोर्ट सिटीज़, ये मेजर पोर्ट सिटीज़ थी हुज इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी वाज ड्यू टू द फ्लोरिशिंग, किसके कारण बढ़ रही थी, फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड के कारण बढ़ रही थी। इसलिए ये नहीं चाहते थे कि जो है इसे स्लेव ट्रेड को बंद किया जाए। लेकिन इट इज़ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स जो है जैकोबिन रिजाइम के अंदर उन्होंने एबोलिशन कर दिया था स्लेवरी का। लेकिन आफ्टर नेपोलियन केम टू फ्रांस ही री इंस्टेटेड स्लेवरी या री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया, शासन उसके हाथों में आया, तो उसने दोबारा फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को, और इट वाज फाइनली एबोलिश हुई 1848 में, 1848 में फ्रेंच कॉलोनीज के अंदर। तो ये थे जी आपका पूरा चैप्टर, रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर वी हैव डन वेरी वेल।